हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं वीएम क्लासेस यूट्यूब चैनल और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी की सुप्रसिद्ध और लेखक गजानन माधव मुक्ति बोध द्वारा लिखित अंधेरे में कहानी को। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। हम जो कहानी पढ़ रहे हैं अंधेरे में, यह बहुत ही फेमस कहानी है और लेखक गजानन माधव मुक्ति बोध जी द्वारा लिखी गई है, जो BA MA B.Ed तथा हिंदी जगत के लिए बहुत ही फेमस है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। तो पढ़ते हैं आज की इस कहानी को अंधेरे में, ठीक है ना। एक रात को 12 बजे ट्रेन से एक युवक उतरा। एक रात को 12 बजे ट्रेन से एक युवक उतरा। ओके, स्टेशन पर लोग एक कतार में खड़े थे और ज़्यादा नहीं थे, इसलिए ट्रेन से नीचे आने में उसको ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई। स्टेशन पर बिजली की रोशनी थी, परंतु वह रात के अंधियारे को चीर न सकती थी और इसलिए मानो रात अपने सघन रेशमी अंधियारे से तबनुमा गर हो गई थी, जिसमें बिजली के दिए जलते हों। उतरते ही युवक को प्लेटफॉर्म की परिचित गंध ने, जिसमें गर्म धुआं और ठंडी चाय के झोंके, गर्म चाय की बांस और पोटरों के काले लोहे में बंद मोटे कांचों से सुरक्षित पीली ज्वालाओं के कंदीले पर से आती हुई अजीब उग्र बास इत्यादि सारी परिचित धुइयाँ और गंध थे उसकी संज्ञा से भेंट की। युवक के हृदय में जैसे एक दरवाज़ा खुल गया था, एक ध्वनि के साथ, और मानो वह ध्वनि कह रही थी, आ गया, अपना आ गया। युवक झटपट उतरा, यानी इसमें एक युवक की बात की जा रही है। अब उसका क्या नाम है हम आगे देखेंगे। युवक झटपट उतरा, उसके पास कुछ भी सामान नहीं था। कोयले के कणों से भरे हुए लंबे बालों में हाथों से कंघी करता हुआ वह चला। 5 साल पहले वह यही रहता था। इन 5 सालों की अवधि में दुनिया में काफ़ी परिवर्तन हो गया, परंतु उस स्टेशन पर परिवर्तन आना पसंद नहीं करता था। युवक ने अपने पूर्व प्रिय नगर की खुशी में एक कप चाय पीना स्वीकार किया और वह स्टॉल पर खड़ा होकर कप वशी की आवाज़ सुनता हुआ इधर उधर देखने लगा। सब पुराना वातावरण था, परंतु इस नगर के मोहल्ले में 20 साल बीता चुकने वाला यह 25 साल का युवक पुराना नहीं रह गया था। उसकी आत्मा एक नए महीन चश्मे से स्टेशन को देख रही थी। टिकट देकर स्टेशन पर आगे बढ़ा तो देखता है कि तांगे निर्जल अलसाएं बादलों की भांति निष्प्रभ और स्फूर्तिहीन ऊँघते हुए चले जा रहे हैं। युवक ने इसी से पहचान लिया कि यह विशेषता इस नगर की अपनी चीज़ें। दुकानें सब बंद हो चुकी थी। जिनके पास नीचे सड़क पर आदमी सिलसिलेवार सो रहे थे, उनके साथी और उन्हीं के समान सभ्य पशुओं में से निर्वासित श्वान जाति दुबकी इधर उधर पड़ रही थी। युवक ने पैर बढ़ाने शुरू कर दिए। उखड़ी हुई डामर की काली सड़क पर बिजली की धुंधली रोशनी बिखर रही थी। एक और दुकानें, फिर सराय, फिर अफीम गोदाम, फिर एक टूटपुंजिया म्यूनिसिपल पार्क, फिर एक छोटा चौराहा जहां $10 के विज्ञापन वाली दुकानों और उसके सामने लाल पंप, फिर उसके बाद कॉलेज। और इस तरह इस छोटे शहर की बोनी इमारतें और नकली आधुनिकता इसी सड़क के किनारे किनारे एक और चली गई थी। दूसरी और रेल का हिस्सा, जहां शूटिंग का सिलसिला इस समय कुछ ने घंटों के लिए चुप था। युवक को रात का यह वातावरण अत्यंत प्रिय मालूम हुआ। गर्मी के दिन थे, फिर भी हवा बहुत ठंडी चल रही थी। सड़क के खुले हिस्से में जहां रेल के तार जा रहे थे, नीम और पीपल के वृक्ष के पत्ते झिरमिर का गगन, आम के बड़े बड़े दरख्त दूर से ही दिख रहे थे। उसी मैदान पर एक नवीन मोहल्ला, शहर के अमीरों, व्यापारियों, अफसरों का उपनिवेश सिकुड़ा हुआ था। सब दूर शांति थी। रात का गाढ़ा मौन था। युवक के रोजमर्रा के क्रम प्रधान जीवन में रोज रात एक सोने का समय था और सुबह के 8:30 के अनंतर जागने का समय था। वैदिक ऋषि मुनियों के उशक्ति से लगाकर तो अत्याधुनिक छायावादियों के बीती विभावरी जारगिरी, अंबर पनघट में डूबो रही तारागढ़ उषा नागरी। ये जो है लाइन जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति से ली हुई है। का दर्शन इस युवक ने इस नए 5 सालों में बहुत कम किया है। अपने उस कर्म जटिल क्षेत्र को पीछे छोड़कर, जैसे मनुष्य अपनी अरुचिकर यादों से बचना चाहता हो। यह युवक इस रात में पा रहा था कि वातावरण में पठार मैदान से उठकर आने वाली हवा की उत्फुल्ल और मीठी ताजगी के साथ ही साथ मानव मनुष्यों की सोई हुई चुपचाप आत्माएं अपनी गाढ़ निर्वता में अधिक मधुर होकर
वन की सुगंध और वृक्ष के मरमर में मिल गई हैं। रेल की पटरियों के पार रेलवे यार्ड में ही वहाँ के मध्यम वर्गीय नौकरों के क्वार्टर्स बने हुए थे। बाहर ही जो उसका आंगन कहाँ जा सकता है। 2 खाटें समानांतर बिछी हुई थी, जिनके बीच में एक छोटा सा टेबल रखा हुआ था। उस पर एक आधुनिक लैंप अपनी अध्ययन समर्पित रोशनी डाल रहा था। एक खाट एक पुरुष कोई पुस्तक पढ़ रहा था और दूसरी पर घोर निद्रा थी। लैंप की धुंधली रोशनी में घर के सामने वाले बाजू पर एक काला सा अधखुला दरवाजा और बांस की चिमटियों से बनाए गए बंद बरामदे के लेटे से चतुष्कोण साफ दिख रहे थे। उस घर की पंक्ति में ही कई क्वार्टर्स और दिख रहे थे। उसी तरह पंक्तिबद्ध खाटें बराबर यथास्थान लगी हुई चल ही गई थी। युवक के मन में एक प्यार उमड़ आया। यह घर उसे अत्यंत आत्मीय जैसे लगे, मानो वे अपने अभिन्न अंग हो। यही बात उसकी समझ में नहीं आई। इस अजीब आनंदमय भावना ने उसके मन में असंतुलित तराजू को झटके देने शुरू कर दिए। वह भावनाओं से अब इतना अभ्यस्त नहीं रह गया था कि उनकी आदर्शीकरण कर सके। रोज का कठिन शुष्क जीवन उसे एक विशेष तरह का आत्मविश्वास सा देता था, परंतु आज वह बैठने वाला जीवन न था। रास्ते पर पैर चल रहे थे, मन कहीं घूम रहा था, दूसरे उसे अत्यंत आत्मीय एकांत, जहाँ उसकी सहज प्रवृत्तियों का खुला बालिश खिलवाड़ हो, बहुत दिनों से नहीं मिला था। उसने सोचना शुरू किया कि आखिर क्यों यह अजीब जल के निर्मल स्रोतों की भावना उसके मन में आ गई। उसको जहाँ जाना था वहाँ का रास्ता उसे मिल नहीं सकता था। एक तो यह कि 5 साल के बाद शहर की गलियों को वह भूल चुका था। दूसरे जिस स्थान पर उसे जाना था वहीं किसी खास ढंग से उसे अरुचिकर मालूम हो रहा था। इसलिए लक्ष्य स्थान की बात की उसके दिमाग से गायब हो गई थी। पैर चल रहे थे या उसके पैर के नीचे से रास्ता खिसक रहा था, यह कहना संभव नहीं, परंतु यह जरूर है कि कुछ कुत्ते चीर जागृत रक्षक की भांति खड़े हुए भूख रहे थे। उसके मन में किसी अज्ञात स्रोत से एक घर का नक्शा आया। उसका भी बरामदा इसी तरह बांस की चिमटियों से बना हुआ था। वहाँ भी वासंती रातों के नीम के जीर मीर के नीचे खाटें पड़ी रहती थी। युवक को एक धुंधली सूरज याद आती है, उसकी बहन की ओर आते ही फौरन चली जाती है। बस चित्र इतना ही, यह मत समझिए कि उसके माता पिता मर गए। उसके भाई है, माता है, पिता है, वे सब वहीं रहते हैं जिस शहर में वह रहता है। यानी इसमें एक युवक की बात की जा रही है। वो जो युवक हंस पड़ा। उसे समझ में आ गया कि क्यों उन क्वार्टरों को देखकर एक आत्मीयता उमड़ आई। मजदूर चालों में जहाँ वह नित्य जाता है, या उसके अमीर दोस्तों के स्वच्छ सुंदर मकानों में जहाँ से वह चंदा इकट्ठा करता, चाय पीता, वाद विवाद करता और मन ही मन अपने महत्व का अनुभव करता है, वहाँ से तो कोई आत्मीयता की फसफसाहट नहीं हुई। हमारा युवक अपने पर ही हंसने लगा, एक सूक्ष्म मीठा और कटु हास्य। दूर एक दुकान पर 60 नंबर का खास बेल्जियम का बिजली का लट्टू जल रहा था। सड़क पर ही कुर्सियाँ पड़ी थी, बीच में टेबल था। एक आराम कुर्सी पर लाल बैरोगड़ी तहमत बांधे हुए तांगे वाले साहब बैठे हुए बिस्कुट खा रहे थे। दूसरी कुर्सी पर एक निहायत गंदा पीछे से फटी हुई चड्डी पहने उखाड़ बदन लड़का कभी बिस्कुटों के चूरे खाने की तरफ या भाप उखाड़ते हुए टेबल पर रखे चाय के कप की तरफ देखता हुआ बैठा था। दूसरी कुर्सी पर दूसरे मुसलमान सज्जन रोटी और मांस की कोई पतली वस्तु खा रहे थे और बहुत प्रसन्न मालूम हो रहे थे। जो होटल का मालिक था वह एक पैर पर अधिक दबाव डाले उसको खुटा किए खड़ा था, सिगरेट पी रहा था और कुछ खास बुद्धिमानी की बातें करता था, जिसको सुनकर रोटी और मांस की पतली वस्तु को दोनों हाथों का उपयोग कर खाने वाले मुसलमान सज्जन अल्लाह अकबर, अल्लाह रहम करे इत्यादि भावनात्मक उद्गारों से उसका समर्थन करते जा रहे थे। सिगरेट का कश वह इतनी जोर से खींचता था कि उसका ज्वलंत भाग बिजली की भयानक रोशनी से में भी चमक रहा था। उसका हाथ आराम से जंग क्षेत्र में भ्रमण कर रहा था। दुकान के अंदर से पानी को झाड़ू से फेंकने की क्रिया में झाड़ू की कर्कश दांत पिसती आवाज़ और पानी के डेंगने जाने की बारिश ध्वनि आ रही थी। साथ ही उसके छोटे छोटे कंकड़ों की भांति लगातार बाहर उन्नत वक्र रेखा मार्ग से चले आ रहे थे। बिजली का लट्टू दरवाजे के ऊपर लगे हुए कवर से बहुत नीचे लटक रहा था।
जिस पर लगातार गिरने वाले छींटे सूख कर धब्बे बन रहे थे। इतने में पुलिस ने एक गश्तवान सिपाही लाल पगड़ी पहने और खाकी पोशाक में आकर बैठ गए। वे भी मुसलमान ही थे। उनकी दाढ़ी पर 6 बाल थे और ओड़ों पर तो ही नहीं थे। 40 साल की उम्र हो चुकी थी, पर बालों में उन पर कृपा नहीं की थी। नाक उनकी बुद्धि से व्यापक थी, काले डोरे की गुंडी की भांति चमक रही थी। आंख में एक चुपचाप दयनीयता झांक उठी। वह कोई मुसीबत ज़्यादा प्राणी था। शायद उसे सुजाग था, या उसकी घरवाली दूसरे के साथ फरार हो गई थी, या वह किसी अभागी बदसूरत वेश्या का शरीर जात था। उसे न जाने कौन सी पीड़ा थी जो 4 आदमियों में प्रकट नहीं की जा सकती थी। वह पीड़ा थीड़ा तो दूसरों के आनंद और निर्बाध हास्य को देखकर चुपचाप निबिड़ आंखों में चमक उठती थी। वह इस समय भी चमक रही थी। किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उसके सामने क्रमानुसार चाय आ गई और वह फुर फुर करते हुए पीने लगा। तांगे वाले महाशय का तांगा वहीं दुकान के सामने सड़क के दूसरे किनारे खड़ा था। घोड़ा अपने मालिक की भांति बड़ा चड़ैल और गुस्सैल था। एक और तो वह बिजली की रोशनी में चमकने वाली हरी घास को बादशाह की भांति खा रहा था, तो दूसरी ओर आधे घंटे में एक बार अपनी तांगे में मार देता था। उसकी घास खाने की आवाज़ लगातार आ रही थी और उसका भव्य सफ़ेद गंभीर चेहरा होटल को अपेक्षा की दृष्टि से देख रहा था। तांगे वाले महाशय ने चाय पीनी शुरू की। तगड़ा मुंह था, बेलौस सीधी नाक थी और उजला रंग था। ठाकदार मोतियां साफ भी बंधा हुआ था। बोले चाल निहायत शिष्य और सलेबी भरी हुई। चेहरा पर मार्दव था, जो कि किसी अक्कड़ बहादुर सिपाही में ही हो सकता है। आज दिन में उन्होंने काफ़ी कमाई की थी, इसलिए रात में जगने का उत्साह बहुत अधिक मालूम हो रहा था। दुकान के अंदर झाड़ू की कर्कश आवाज़ और पानी की खलखल ध्वनि बंद हो गई। छोटी छोटी बूंदे टपकाने वाली मेलू झाड़ी के लिए 15 साल का लड़का एक घुटने पर से फटे पाजामे को कमर पर इकट्ठा किए खड़ा था कि मालिक का अब चाहे आगे क्या हुक्म होता है। परंतु बाहर मिलजिस जमी थी। लाल साफे वाले सिपाही बड़ी रुचि के साथ उसे सुन रहा था, चाहता था कि वह भी कुछ कहें। इतने में इन लोगों को दूर से एक छाया आती हुई दिखाई दी। सब लोगों ने सोचा कि इस बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, पर धीरे धीरे आने वाली उस छाया का सिर्फ पैंट ही दिखाई दिया और कुछ थकी सी चाल। युवक चुपचाप उन्हीं की ओर आया और हल्की सी आवाज में बोला, चाय है? उत्तर में हाँ पाकर और बैठने वाले के लिए एक अच्छी आरामदेह कुर्सी पाकर वह खुश मालूम हुआ। लोगों ने जब देखा कि चेहरे से कोई खास आकर्षित या असाधारण आदमी मालूम नहीं होता, वह आश्वस्त हो सांस लेकर बातें करने लगा। लाल पगड़ी वाला दयनीय प्राणी कुछ बोलना चाहता था। इतने में उसने 2 साथी दूर से दिखाई दिए। उन्हें देखकर वह अत्यंत अनिच्छा से वहां से उठने लगा। उसने सोचा था कि शायद है कोई बैठने को कहे, परंतु लोगों को मालूम नहीं हुआ कि कोई आया था और ले जा रहा था। माधव महाजन के ज़माने में तांगे वाले को यह आफत नहीं थी। मौलवी साहब, मैंने बहुत जमाना देखा है। कई सुपरडेंट आए चले गए, कोतवाल आए निकल गए, पर अब पुलिस वाले तांगे में मुफ्त बैठा और अंबर भी नोट करेगा, तांगे वाले ने कहा। होटल वाला, जो अब तक मौलवी साहब से कुछ खास बुद्धिमानी की बात कर रहा था, उसने अब जोर से बोलना शुरू किया। धोती की तहमत बांधे, बहुत दुबला नाट्य कद का एक अखेड़ हंसमुख आदमी था। वह बहुत बातूनी और बहुत खुशमिजाज आदमी और अश्लील बातों से घृणा करने वाला, एक खास ढंग से संस्कारशील और मेहनती मालूम होता था। यानी एक ऐसा आदमी था, अश्लील बातें, जो गंदी बातें होंगी उनको करना पसंद नहीं करता था। उसने कहा, मौलवी साहब, दुनिया यूं ही चलती रहेगी। मैं कई कारोबार की देखा, सब में मक्कारी है, और कारोबारी की निगाह में मक्कारी का नाम दुनियादारी है। पुलिस वाले भी मक्कार हैं, तांगे वाले कम मक्कार नहीं है। वह जैनुल आबेदीन मिर्जावाड़ी में रहने वाला, सुना है आपने किस्सा? मौलवी साहब ठहाका मारकर फंसे पड़े। या अल्लाह कहते हुए दाढ़ी पर 2 बार हाथ फेरा और अपनी उकसाहट को छिपाते हुए मौलवी साहब को एक कप चाय और बिस्कुट मुफ्त या उधार लेना था। आंखों में मनोरंजन विस्मय कूदकर होटल वाले की बात सुनने लगी। होटल वाले ने अपने जीवन का रहस्य उद्घाटन करते हुए डर कर बात को बदलते हुए कहा, मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। दुनिया में बदमाशी है, बदतमीजी है, पर करना क्या? गालियों से तो कोई काम नहीं चलता। क्यों? रहीम बख्श तांगे वाले की ओर संकेत कर। तांगे वाले बहुत गालियाँ देते हैं। दूसरे, सड़क पर से गुजरती हुई औरतों को देख, चाहे वे मारवाड़िनियाँ ही हो ढिल मकाल पेट वाली, बस इन्हें फौरन लैला याद आ जाती है।
यह देखकर मेरी रूह कांपती है मौलवी साहब। मेरा दिल एक सच्चे सैयद का दिल है। एक दफ़ा क्या हुआ कि हज़रत अली अपने महल में बैठे हुए थे और राजकाज देख रहे थे। इतने में दरबान ने कहा कि कुछ मिस्त्री सौदागर आए हैं, अपने आपसे मिलना चाहते हैं। अब उनमें एक सौदागर आलिम था। मौलवी सिर्फ उनके चेहरे को देख रहे थे, जिस पर अनेक भावनाएं उमड़ रही थी, जिसमें उसका चिपका काला चेहरा और भी विकृत मालूम होता था। दूसरे, वह यह अनुभव कर रहे थे कि यह अपना ज्ञान बगार रहा है और ज्ञान का अधिकार तो उन्हें है। तीसरे, उन्होंने ये योग्य समय जानकर कहा, भाई एक कप चाय और बुलवा दो। चाय का नाम सुनकर कुर्सी पर बैठे हुए युवक ने कहा, एक कप यहाँ भी। पीछे से फटी चड्डी पहने हुए गंदा लड़का ऊँघ रहा था। वह ऊँघता हुआ ही चाय लाने लगा। तांगे वाला रहीम बख्श बातों को गौर से सुन रहा था। वह जानना चाहता कि इस कहानी के तांगे वाले से क्या संबंध है। होटल वाले ने कहना शुरू किया, उनमें से एक सौदागर आलिम था। उसने हजरत अली का नाम सुन रखा था कि गरीबों के ये सबसे बड़े हिमायती है, शानो शौकत बिल्कुल पसंद नहीं करते। और अब देखता क्या है कि महल की दीवारें संगमरमर से बनी हुई हैं, जिसमें ख्वाब कहो के हीरे दरवाजे के मेहराबों पर जड़े हुए हैं और चबूतरा काले चिकने संगमूसों का बना हुआ है। हरे हरे बागे और फव्वारे छूट रहे हैं। वह मन ही मन मुस्कुराया। गर्मी बढ़ रही थी और रुमाल से बंधे हुए सिर से पसीना छूट रहा था। हजरत अली के सामने जब माल की कीमत नक्की हो चुकी तो सौदागर उनकी मेहरबान सूरतें खींच कर बोला, बादशाह सलामत। सुना था कि हजरत अली गरीबों की गुलाम है, पर मैंने कुछ और ही देखा है। हो सकता है गलत देखा हो। सौदागर अपना कट्ठा बांधते बांधते कह रहे थे। हजरत अली की आंखें एक बिजली की निकली। सौदागर ने देखा नहीं, उसकी पीठ इधर उधर थी। वह अपने माल का गड्ढा बांध रहा था। हजरत अली ने कहा, ज़्यादा बातें मैं आपसे नहीं करना चाहता। आप मुझे इस वक्त महल में देखते हैं, पर हमेशा यहाँ नहीं रहता। बाजार में अनाज के बोरे उठाते हुए मुझे किसी ने नहीं देखा है। हजरत अली की आंखें किसी खास बेचैनी से चमक रही थी। वे रेशम का लंबा शाही लबादा पहने हुए थे। उन्होंने उसके बंद खोले। सौदागर ने आश्चर्य से देखा कि हजरत अली मोटे बोरे के कपड़े अंदर से पहने हुए हैं। सौदागर ने सिर नीचा कर लिया। शायद होटल वाले की आंखें में आंसू आ गए। मौलवी साहब ने सिर नीचे कर लिया, मानो उन्हें 100 जूते पड़ गए हों। चाय की गर्मी सब खत्म हो गई। तांगे वाले को उसमें खास मज़ा नहीं आया। युवक अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ ध्यान से सुन रहा था। होटल वाले ने कहा, असली मजहब इसे कहते हैं। मेरे पास मुस्लिमी लीगी आते हैं, चंदा मांगते हैं। मुस्लिम कौम निहायत गरीब है। मुझमें पाकिस्तान नहीं मांगते, मुझसे पाकिस्तान की बातें भी नहीं करते। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर मेरा विश्वास है, लेकिन मैं जुर्रत दे देता हूँ। कौमी जंग अखबार देखा है आपने? उसकी पॉलिसी मुझे पसंद है। लाल बावटे वालों का है, मैं उन्हें भी चंद देता हूँ। मेरा भाई बिरला मिल में है, खाता कमेटी का सेक्रेटरी है। वह मुझसे चंदा ले जाता है। युवक अब वहाँ बैठना नहीं चाहता था, फिर भी सैयद साहब की बातों को पूरा सुन लेने की इच्छा थी। मालूम होता था आज वे मज़े से आ रहे हैं। रात काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी। होटल के सामने म्यूजिसिपल बगीचे के बड़े बड़े दरख्त रात की गहराई में ऊँग से रहे थे, जिनको पीछे आधा चांद मुस्लिम नववधु के बाल पर लटकते हुए अलंकार के समान लग रहा था। नवक युवक जब और चलने लगा तो मालूम हुआ कि उसके पीछे भी कोई चल रहा है। उन दोनों की पैरों की आवाज़ गूंज रही थी, परंतु चांद की तरफ, जिसकी काली पृष्ठभूमि भी कुछ अरुण्य लिए थी, मानो किसी मुग्ध रुचिर चेहरे पर खिली हुई लाल मिठास हो, जो घने दरख्तों के पीछे से उठ रहा था। वह युवक मुँह उठाए देखता जा रहा था। विशाल गहरा काला शुक्र तारकलोचित आकाश और नीचे निस्तब्ध शांति, जो दरख्तों की पत्तियों में भटकने वाले पवन की किरणा में गा उठती थी। युवक ऐसी लंबी एकांत रात में अर्ध अपरिचित नगर की राह में अनुभव कर रहा था कि मानो नगर आसमान मुक्त दिशा और एकांकी सप्तवारी सौंदर्य के उत्साह से व्यक्त निरपेक्ष मस्त आत्म के खुमार सा नित्य नवीन चांद से लाखों शक्ति धाराएं फूट कर नवयुवक के हृदय में मिल रही थी। नग्न ठंडे पाषाण आसमान और शांति की भांति ही उसी प्रकार उसका हृदय नग्न और शुद्ध शीतल हो गया है। द्रव की गतिमय धारा ही उसके हृदय में बह रही है। पाषाण जिस प्रकार प्रकृति का अविभाज्य अंग है, मनुष्य प्रकृति पर अधिकार करके भी उसके रूप में उसका अविभाज्य अंग है। चांद धीरे धीरे आसमान में ऊपर सरक रहा था। वृक्षों का मरमर रात के सुनसान अंधेरे में सोपने की बात ही चल रहा था। परस्पर विरोधी
विचित्र गति ताल से संयोग सा। जो छाया 2 कदम पीछे चल रही थी वह नवयुवक के साथ हो गई। नवयुवक ने देखा कि सफ़ेद नाजुक लाठी के हिलते त्रिकोण पर चांद की चांदनी खेल रही है। लंबी और सुरेख नाक की नाजुक ककार पर चांद का टुकड़ा चमक रहा है, जिसे मुंह का करीब करीब आधा बाग छान है और 2 गहरी छोटी आंखें चांदनी और हर्ष से प्रबंधित है। उस वृद्ध मौलवी के चेहरे को देखकर नवयुवक को D.H. लॉरेंस का चित्र याद आ गया। उस अर्धवृद्ध ने आते ही अपनी ठेठ प्रकृति से उत्सुक होकर पूछा, आप कहाँ रहते हो? वृद्ध के चेहरे पर स्वाभाविक अच्छाई हंस रही थी। इस नए शहर के यद्यपि नवयुवक 5 साल पहले ही यही रहता था। अजनबीपन में इस मौलवी का स्वाभाविक अच्छाई से हंसता चेहरा प्रिय मालूम हुआ। उसने कहा, मैं इस शहर से भलीभांति वाकिफ नहीं हूँ। सराय में उतरा हूँ, नींद आ रही है, इसलिए बाहर निकल पड़ा हूँ। होटल में बैठा हुआ यह वृद्ध मौलवी सैयद से हार गया था, मानो उसकी विधता भी हार गई थी। इस हार से मन में उत्पन्न हुए अभाव और आत्मीय जलन को वह शांत करना चाहता था। सैयद बहुत अच्छा आदमी है, हम लोगों पर उनकी बड़ी मेहरबानी है। नवयुवक ने बात काट कर पूछा, आप कहाँ काम करते हो? मैं मस्जिद मदरसे में पढ़ाता हूँ। जी हाँ, गुजर करने के लिए काफ़ी हो जाता है। उसकी आंखें सहसा म्लान हो गई है और वह चुप होकर गर्दन झुका कर नीचे देखने लगा। फिर कहा, जी हाँ, 10 साल पहले शादी हो चुकी है। मालूम नहीं था कि वह गहने समेट करके चंबत हो गई। तब से इस मस्जिद में हूँ। युवक ने देखा कि बूढ़ा एक ऐसी बात कह गया जो एक परिचित से नहीं कहना चाहिए। बूढ़े ने कुछ ज़्यादा नहीं कहा, परंतु इसमें नेगेटिव की बात सुनकर युवक की सहानुभूति के द्वार खुल गए। उसने बूढ़े की सूरत से ही कई बातें जान ली। वही दुख जो किसी न किसी रूप में प्रत्येक कुचले मध्य वर्गीय के जीवन में मुँह फाड़े खड़ा हुआ है। जी हाँ, मस्जिद में 5 साल हो गए, 15 रुपये मिलते हैं, गुजर कर लेता हूँ, लेकिन अब नहीं लगता। दुनिया सुनी सुनी सी लगती है। इस लड़ाई ने एक बात और से पैदा कर दी, दिलचस्पी। रेडियो सुनने में कभी नागा नहीं करता। रोज़ कई अखबार टटोल लेता हूँ। जी हाँ, एक नई दिलचस्पी। किताबें पढ़ने का मुझे शौक़ जरूर है, पर मैं तालीम याफ्ता नहीं हूँ, तो गर्जे की समझ में नहीं आती। बूढ़ा अपनी नर्म रेशमी सितार से हल्के तारों की गूंजी आवाज़ में कहता जा रहा था। बातें मामूली तथ्यात्मक थी, परंतु उनके आसपास भावना का आलोक वलय था। उनकी जिंदगी में आहत भावनाओं सी जो तर्कहीन शक्ति थी, वह उसके बातों को साधारणता में अपूर्ण वैयविक व्यक्तित्व रंग भर देती थी। युवक को यह अच्छा लगा, प्रिय मालूम हुआ। एक क्षण में उसने अपनी सहानुभूति की जादुई आंख से जान लिया कि कोई असंगत अजीज मस्जिद होगी, जहाँ रोज चुपचाप लोग यंत्र चालित सी कतार में प्रार्थना पढ़ते होंगे, और उसकी सुनी खाली दूसरी मंजिल पर यह असंतुष्ट और जीवनपूर्ण अर्धवृद्ध छोटे छोटे मेले कुचले लड़के लड़कियों की दोपहर में पढ़ाता होगा। अपने लड़कों की उद्यम से परेशान माँ बाप उन्हें काम से जुटाए रखने के लिए मदरसे में भेज देते होंगे, और यह अनमने भाव से पढ़ाता होगा, और अपनी जिंदगी, दुनिया और दोपहर का सारा क्रूर सुनापन उसके दिल में बेचैनी से तड़पता होगा। उसने मौलवी से पूछा, आपकी उम्र क्या होगी? युवक ने देखा कि मौलवी को यह सवाल अच्छा लगा। उसका चेहरा और भी कोमल होता दिखाई दिया। उसने कहा, सिर्फ 40? यदि मैं 50 साल के ऊपर मालूम होता हूँ। अजी, इन 5 सालों से मुझे खा डाला, फिर भी मैं कमज़ोर नहीं हूँ, काफ़ी हट्टा कट्टा हूँ। मौलवी सिद्ध करना चाहता था कि अभी वह युवक है। जीवन की स्वाभाविक स्वतंत्रपूर्ण उज्ज्वल आकांक्षा शक्तियाँ उसके मन में तारल्य भर देती थी। उसके चलने में, बातचीत में वह अंतिमता नहीं थी जो शैथिल्य और उदासी में पक्तवा का आभास पैदा कर देती है। उसने 40 ठीक कहा था, और नवयुवक को भी उसकी बात पर अविश्वास करने की इच्छा न हुई। तो आप जवान हैं, युवक ने थम कर आगे कहा। तो आपका दिमाग लड़ाई पर जरूर चलता होगा। अरे साहब, कुछ न पूछिए, सैयद साहब उसे परेशान है। आप कौमी जंग पढ़ते हैं? आपकी होटल में तो मैंने अभी ही देखा है। कौमी जंग तो हमारी मस्जिद में भी आता है। हमारे सबसे बड़े मौलवी परंजन मंडल के कार्यकर्ता हैं। अमीजत उल उलेमा हिंद के अमजिद है, वहीं के उलेमा हैं। सब तरह से अखबार खरीदते हैं। यहाँ उन्होंने मुस्लिम फॉरवर्ड ब्लॉक खोल रखा है। युवक को यहाँ की राजनीति में उलझने की कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी उससे अलग रहने की भी कोई इच्छा नहीं थी। इतने में एक गली आ गई, जिसमें मुड़ने के लिए मौलवी तैयार दिखाई दिया। युवक ने सिर्फ इतना ही कहा, किताबों के लिए हम आपकी मदद करेंगे। अब तो मैं यहाँ हूँ कुछ दिनों के लिए, कहाँ मुलाकात होगी आपसे? सैयद साहब की होटल में। जी हाँ, सुबह और शाम। मौलवी साहब के साथ युवक का कुछ समय अच्छा कटा।
वह कृतज्ञ था। उसने धन्यवाद दिया नहीं। उसकी ज़िंदगी में न मालूम कितने ही ऐसे आदमी आए जिन्होंने उस पर सहज विश्वास कर लिया, उसकी ज़िंदगी में एक निर्व्यक्तित्व गिलापन प्रदान किया। जब कभी युवक उन पर सोचता है, उनमें झरनों के लिए उनकी ज़िंदगी को एक नदी बना दिया, उनमें से एक तरीके बने और उनमें सबके लिए अपना व्यक्तित्व दे दिया, परंतु उनके व्यक्तित्व की काली छायाओं, कंटकों और जलते हुए फास्फोरस द्रव्यों, उनके दोषों से उनके नाक भी बोम न सिकुड़ती। अगर वह स्वयं कभी आहत हो जाता तो एक बार अपना धुंधला उगल चुगने के बाद उनके व्रणों को चूमने और उनका विशिल निकाल फेंकने के तैयार हो जाता। उनके व्यक्ति की बारीक से बारीक बातों को सहानुभूति से माइक्रोस्कोप प्रवृत्तला से बड़ा करके देखने में उसे वही आनंद मिलता था जो कि एक डॉक्टर को, और उसका उद्देश्य भी एक डॉक्टर का ही था। उसका चित्रात्मक एक ऐसा सीधा साधा हकीम था जो दुनिया की पेटेंट दवाइयों के चक्कर में न पड़कर अपने मरीजों से रोज़ सुबह उठने, व्यायाम करने, दिमाग को ठंडा रखने और उसको 2 पैसे की 2 पुड़िया शहद के साथ चाट लेने की सलाह देता था। सहानुभूति की एक किरण, एक सहज स्वार्थपूर्ण निर्विकार मुस्कान का चिकित्सा संबंधी महत्व सहानुभूति के लिए प्यासी लंगड़ी दुनिया के लिए कितना हो सकता है, यह वह जानता था। इसलिए वह मतभेद और परस्पर पैदा होने वाली विशिष्ट विसंधियों, कटुताओं को बचा कर निकल जाता था। वह उन्हें जानता था कि उसकी उससे कोई ज़रूरत नहीं थी। दुनिया की कोई ऐसी कलुषता नहीं थी जिस पर उस उल्टी हो जाए, सिवा विस्तृत सामाजिक शोषण और उसके उत्पन्न द्वंद्वों और आदर्शवाद के नाम पर किए गए अंध अत्याचारों, यांत्रिकों, नैतिकता और अत्यंता को तनाशे में छोड़कर दुनिया के मध्यवर्गीय जनों के अनेक विषयों को चुपचाप वही पी गया था और राह देख रहा था सिर्फ क्रांति शक्ति की। परंतु इससे उसको एक नुकसान भी हुआ था। व्यक्ति उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं था, व्यक्तित्व अधिक, चाहे वह व्यक्तित्व मालूम ही हो, और वह भी तभी से जिसके जिज्ञासा और दुनिया का तालाब सूख न जाए। उसकी उत्कृष्ट का दृष्टिकोण भी काफ़ी अमूर्त था क्योंकि उसके व्यक्तित्व का उद्देश्य अमूर्त था। इसलिए अपने आप में व्यक्ति जिससे यदा कदा छूट जाता था, सिवा उनके जो उसकी धड़कनों और रक्त के साथ मिल गए हैं। हकीम मरीजों को फौरन भूल जाते हैं और मज़े के लिए और मर्ज के साथ साथ वे याद आते हैं। परिणामतः उनकी सहज उत्कृष्टता पार कर व्यक्ति उसके साथ एक हो जाते, अपने को नग्न कर देते और फिर उससे नाना प्रकार की अपेक्षाएं करने लगते जो संभव होना असंभव था। मौलवी जब गले में मुड़कर गया तो युवक की आंखें उस पर थी। मौलवी का लंबा दुबला और श्वेत वस्त्र सारा शरीर उसे एक चलता फिरता इतिहास मालूम हुआ। उसकी दाढ़ी का त्रिकोण, आंखें की चपल चमक और भावना शक्तियों से हिलते कपोल का इतिहास जान लेने की इच्छा उसमें दुगनी हो गई। तब सड़क के आधे भाग पर चांदनी बिछी थी और आधा भाग चंद्र के तिरछे होने का कारण छायांकन होकर काला हो गया था। उसका कालापन चांदनी से अधिक उठा हुआ मालूम हो रहा था। युवक के सामने समस्याएं 2 थी, एक आराम की, दूसरी आराम के स्थान की, और 2 रास्ते की। एक की रात भर घुमा जाए, रात के समाप्त होने के सिर्फ 3.5 घंटे से, और दूसरे स्टेशन पर कहीं भी सो लिया जाए। कुछ सोच विचार कर उसने स्टेशन का रास्ता लिया। उसके शरीर में 3 दिन के लगातार श्रम की थकान थी और उसके पैर शरीर का बोझ ढोने से इनकार कर रहे थे। परंतु जिस प्रकार जिंदगी में अकेले आदमी को अपनी थकान के बावजूद भोजन खुद ही तैयार करना पड़ता है, तभी तो पेट भर सकता है, उसी प्रकार उसके पैर चुपचाप अपने दुख की कथा अपने ही कहते हुए अपने कार्यों में संलग्न थे। उसको एक बार मुड़ना पड़ा। वह एक कम चौड़ा रास्ता था जिसकी दोनों ओर बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं चुपचाप खड़ी थी, जिसने पैरों नीचे बिछा हुआ रास्ता 2 पहाड़ियों में से गुजरे हुए रास्ते की भांति गड्ढे में पड़ा हुआ मालूम होता था। बाएं ओर की अट्टालिकाओं के ऊपरी भाग पर चांदनी बिछी हुई थी। थकान से शून्य मन में नींद के झोंके आ रहे थे, परंतु एक डर था पुलिस वाले का, जो अगर रास्ते में मिल जाए तो उसके संदेशों को कान करना मुश्किल है। डर इसलिए भी अधिक है कि रास्ता अंधेरे में ढका हुआ है। सिर्फ अटालियों पर गिरी हुई चांदनी के कुछ प्रत्यावर्तित प्रकाश से रास्ते का आकार सूझ रहा है। मन में शून्यता की एक और बाढ़, नींद का एक और झोंका। रास्ता दोनों ओर से बंद होने के कारण शीत से बचा हुआ है, उसमें अधिक गर्मी है। युवक कैसे तो भी चल रहा है, नींद के गर्म लिहाज में सोना चाहता है। नींद का एक और झोंका, मन शून्यता की ओर बाढ़, एक और बाढ़। युवक के पैरों में कुछ तो भी नरम लगा।
अजीब सामान्यतः अप्राय मनुष्य के उष्ण शरीर सा कोमल। उसमें 2-3 कदम और आगे बढ़े और उसका संदेह निश्चय में परिवर्तित हो गया। उसका शरीर काँप गया, उसकी बुद्धि, उसका विवेक काँप गया। वह यदि कदम नहीं रखता है तो एक ही शरीर पर, न जाने वह बच्चे का है या स्त्री का, बूढ़े का है या जवान का, उसका सारा वजन एक ही पार जा गिरे। वह क्या करे? वह भागने लगा एक किनारे की ओर, परंतु कहाँ कहाँ तक आदमी सोए हुए थे। उसके शरीर की गर्म कोमलता उसके पैरों की चिपकाई दी। वही एक पत्थर मिला, वह उस पर खड़ा हो गया, हाँफता हुआ। उसके पैर कांप रहे थे। वह आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था, परंतु अंधेरे में उस समुद्र में से कुछ नहीं दिखा। यह उसके लिए और भी बुरा हुआ। उसका पाप यूं ही अंधेरे में छिपा रह जाएगा। उसकी विवेक भावना सिटपिटा कर रह गई। उसको ऐसा धक्का लगा कि वह संभलने भी नहीं पाया। वह पुण्यात्मा विवेक शक्ति केवल कांप रही थी। आगे देखिए, युवक के मन में एक प्रश्न बिजली के नृत्य की भांति मुड़कर मटक मटक कर घूमने लगा। क्यों नहीं इतने सब भूखे भिखारी जग कर जागृत होकर उसको डंडे मारकर चूर कर देते हैं? क्या उसे अब तक जिंदा रहने दिया गया? परंतु उसका जवाब क्या हो सकता है? वह हरा सा सड़क के किनारे किनारे चलने लगा, मानो उस गहरे अंधेरे में भी भूखी आत्माओं की हजार हजार आंखें उसकी बुझदीपी पाप और कलंक को देख रही हो। स्टेशन की ओर जाने वाले सीधी सड़क मिलते ही युवक ने पटरी बदल ली। लंबी सीधी सड़क पर चांदनी आदि नहीं थी, क्योंकि दोनों की अलटिकाऊ नहीं थी। केवल किनारे पर कुछ कुछ दूरियों से छोटे छोटे पेड़ लगे हुए थे। मोहन शीतल चांदनी सफ़ेद कफन की भांति रास्ते पर बिछती हुई दो क्षितिजों को छू रही थी। एक विस्तृत शांत खुलापन युवक को ढक रहा था और उसे सिर्फ अपनी आवाज़ सुनाई दे रही थी। पाप हमारा पाप, हम डाले सुप्त मध्यवर्गीय आत्म संदेशियों का घोर पाप, बंगाल की भूख हमारे चरित्र विनाश का सबसे बड़ा सबूत। उसकी याद आते ही उसको बुलाने की तीव्र चेष्टा कर रहा था। उसका हृदय कांप जाता था और विवेक भावना हाँपने लगती थी। उस लंबी सुदीर्घ श्वेत सड़क पर वह युवक एक छोटी सी नगण्य छाया होकर चला जा रहा था। तो ये थी कवि गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखित कहानी अंधेरे में। कैसी लगी कहानी और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।